अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। अगले चंद हफ्ते मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने का खतरा। वायरस के खतरे से निपटने के लिए सलाहियत है, नई गुंजाइश। डॉक्टर्स का मुल्क भर में लॉकडाउन सख्त करने का मुतालिबा। उलमाए कराम से हाथ जोड़कर मुआहदे पर नजरसानी की अपील। वबाई सूरत हाल मुल्क के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, ये सवाल आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। आटा चीनी बहरान इंक्वायरी रिपोर्ट की जासूसी के मुर्तकिब को सजा मिल गई। करप्शन में मुलविस अफराद ताहाल काबीना में क्यों मौजूद हैं? क्या मुतल्लिका ऑफिसर को माली फायदे के लिए मालूमात की चोरी पर मुअत्तली की सजा काफी है? और फिर जमीन का आलमी दिन है। कोरोना वायरस के बाइस माहौल की सफाई का अमल जारी है। क्या कुदरत ने कुर्रा अर्ज को जरूरी मरम्मत के लिए बंद कर रखा है? पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो गया है। इस वक्त मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा अफराद इस वायरस की वजह से अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। मुल्क में 26 फरवरी को पहला केस सामने आया और 31 मार्च तक तादाद तकरीबन 2,000 तक जा पहुंची। ताहम 1 अप्रैल से लेकर अब तक इस तादाद में 7,000 से ज्यादा मरीजों का इजाफा हुआ है। इसी तरह अमवात की तादाद भी उसी तेजी से बढ़ रही हैं और मुल्क में होने वाली मजमूई अमवात में पहले 100 अमवात 28 दिन में हुई, जबकि बाकी 100 से ज्यादा अमवात सिर्फ 7 दिन में रिकॉर्ड की गई हैं। यानी बड़ी तेजी से मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है। यही नहीं बल्कि पिछले 5 दिन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दोगुना इजाफा देखा गया है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में जितनी तेजी से टेस्ट किए जाएंगे उतनी तेजी से मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि कोरोना वायरस कई ऐसे अफराद में भी मौजूद होता है जिनमें अलामात जाहिर नहीं होती, जिन्हें एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। आज वजीर आजम के मुशीर डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुल्क में आइंदा चंद हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशे का इजहार किया है। While we are talking about COPs and we are talking about these national guidelines at a time when in last 24 hours we have received the highest number of deaths in Pakistan because of COVID. 17 deaths हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफ़ा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। अब सिर्फ डॉक्टर जफर मिर्जा ही नहीं बल्कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पनीजो ने भी मई के महीने को कोरोना वायरस के लिए खतरनाक तरीन करार दिया। पिछले 24 घंटों में 2097 टेस्ट किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 30,346 हो चुकी है। कल तक जो पॉजिटिव केसेस थे उनकी तादाद थी 3,053। पिछले 24 घंटों में 320 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल स्प्रेड है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरीके से ख़ास तौर पे गुंजान इलाकों में फैल रही है, गुंजान आबादियों में फैल रही है और वहाँ फैल रही है जहाँ लोग ख्याल नहीं कर रहे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का, जहाँ पे अमल दरामद मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा है। हम आगे जाते हुए ओपनिंग अप की बात कर रहे हैं। मैं पहले भी इसके बारे में कह चुका हूँ, लेकिन ओपनिंग अप का ये मतलब नहीं है कि हम इस वायरस को स्प्रेड करें ज़्यादा। अभी जो करंटली हम केसेस देख रहे हैं उनकी प्रिडिक्टिव एनालिसिस के मुताबिक हम मिडल ऑफ मे या एंड ऑफ मे हम एक पीक देखेंगे ऑफ कोरोना विद इन सिंध एंड विद इन द होल कंट्री। इनफैक्ट वो जो है वो पीक जो आएगी, क्योंकि हम अभी भी ट्रेंड्स जो देख रहे हैं कोविड के वो अप एंड डाउन हो रहा है और बल्कि मुतवातर हमारी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने जो एनालिसिस किया है उसमें 60% जो है वो लोकल ट्रांसमिशन है, और लोकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द वायरस घूम रहा है। डॉक्टर अजरा कह रही हैं कि हमारे तज्जिए के मुताबिक मई के वस्त या इख्तिताम में एक पीक देखी जाएगी। आज कराची में मुख्तलिफ माहिरीन सेहत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने लॉकडाउन में नरमी और बगैर SOPs के कारोबार खोलने की इजाजत देने के अमल को पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दिया। इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर बारी ने बताया कि लॉकडाउन में नरमी के बाद से केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। 14 अप्रैल के बाद उसके बाद उसकी जो है ना ईज आउट करना शुरू किया गया, कुछ इंडस्ट्री खोलने की बात हुई और साजिद में भी सब कुछ हुआ, जिसको हम सब इसकी मुखालफत में थे, क्योंकि हम समझते थे कि कम अज़ कम 2 इंक्यूबेशन पीरियड का लॉकडाउन होगा तो कुछ बेहतरी आएगी। अब वो अपनी मसाइल होंगे उनकी वजह से, लेकिन कुछ ये हुआ उसके बाद कि जी जब
अब रमज़ान भी आ रहा था तो एकदम लॉकडाउन जब से कुछ ईज़ आउट होना शुरू हुआ तो एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो गए। डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत जो इसमें काफ़ी गम और गुस्सा था, उनमें बड़ी परेशानी थी, उनके स्ट्रेस था उनके ऊपर, और उन सब ने सोचा था क्योंकि ये इस जो वबा है इसके एक्सपर्ट जो है ना डॉक्टर्स हैं। इसी तरह डॉक्टर साद नियाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कई अहम नकात उठाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कोरोना से निपटने की सलाहियत नहीं है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी गुंजाइश खत्म होने को है। अगर अवाम और हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो डॉक्टर्स को अवाम का इलाज सड़कों पर करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इस वक्त डॉक्टर्स मायूसी का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ सूबा सिंध के अंदर 162 डॉक्टर्स को कोरोना वायरस हो चुका है, वो कोरोना से मुतासर हुए हैं। हम अवामी ताउन से ही इस वायरस को शिकस्त दे सकेंगे। अवाम हिदायत को नजरअंदाज करेगी तो डॉक्टर्स कब तक इसके खिलाफ लड़ पाएंगे। जितना समझा जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा ये मसला है ऑलरेडी, और इस बात का इम्कान है और सारे माहिरीन का ये ख्याल है कि ये अगले 2 हफ्ते में 2 से 4 हफ्ते में और बढ़ेगा और शायद पीक करेगा। 162 लोग सिंध में डॉक्टर्स एंड टेक्निकल स्टाफ ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीमा की नुमाइंदगी डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी ने की। उन्होंने कराची के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात का जायजा सामने रखा। उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेस के मसाइल भी बयान किए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ओझा के अंदर जो है वो तमाम वेंटिलेटर्स और आईसीयू भरा हुआ है। इंडस के अंदर फुल ऑफ कैपेसिटी है, जो आगा खान है वो पूरा फुल है। ये 3 फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे आईसीयू है, और उसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वो ऑलमोस्ट अपनी जो है वो कैपेसिटी का 75-80% जो है वो फिल कर चुका है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों की गुंजाइश नहीं है अब। तो जब ये मरीज़ बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये फैसिलिटीज़ का फुकदान है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ वाजे करते चले जाऊँ कि दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द वेंटिलेटर्स ओनली। ये सिर्फ वेंटिलेटर नहीं है कि हम समझे कि हम किसी भी आईसीयू में डाल देंगे। टू हैव अ स्पेसिफिक आईसीयू फॉर कोविड पेशेंट विद नेगेटिव प्रेशर, और ये नेगेटिव प्रेशर एक 8 या 12 बेड की जो आईसीयू होता है उसको लगने के लिए कम से कम ये 60 लाख का खर्चा है, 60 लाख। डॉक्टर आतिफ हफीज ने मुल्क भर के डॉक्टर्स की जानिब से हुकूमत और अवाम के सामने 6 मुतालिबात रखे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के बायस लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो डॉक्टर्स के साथ ताउन करें और खुदारा अपने घरों में महदूद रहें। मुल्क भर के डॉक्टर्स ने ताजिर बरादरी से भी अपील की है कि वो कारोबार खोलने की अपनी जिद को छोड़ दें, क्योंकि ये ना नजर आने वाला दुश्मन है और इसका शिकार कोई भी हो सकता है। उन्होंने हुकूमत, मुखैर इदारों और NGO से अपील की है कि वो शहरियों के माशी मसाइल हल करने में ताउन करें। डॉक्टर्स के मुताबिक मुल्क में छोटे दुकानदार हों या फिर बड़े ताजिर, किसी भी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स अपनी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएं। डॉक्टर्स ने उलमाए कराम से भी ताउन की अपील की और कहा कि वो सदर ममलिकत से किए गए मुआहदे के नुकात पर नजरसानी करें। डॉक्टर्स ने जहां इस वक्त उलमाए कराम, हुकूमत और ताजिरों से मदद की अपील की है, उन्होंने उलमाए कराम से हाथ जोड़कर मामलात पर रहनुमाई की दरख्वास्त भी की है। हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और गैर इसका मुजाहरा किया है, इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। हमें जिस तरह से उलमा हमें गाइड करते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लड़ाई कोरोना वर्सेस डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, समझने की जरूरत है। ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। कहीं पर भी आपने 20 SOPs बनाए, 20 पॉइंट के SOPs बनाए, मुझे बताएं कि क्या ये SOPs पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा। अब डॉक्टर्स मुआहदे में मजीद सख्ती की अपील कर रहे हैं, जबकि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुआहदे को इजमाए उम्मत करार दे रहे हैं और इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी को गुनाह समझते हैं। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है,
इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो उसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है, इजमा है। इसकी जो खिलाफवर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है, क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप तो ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला ही के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और ऑनलाइन इजलास ना बुलाया जाए, फिजिकल सेशन। ऑनलाइन का इम्कान अब कम है, इस वक्त कम है, ऑनलाइन का इतना बड़ा इजलास बुलाना मुश्किल है। तो फिजिकल इजलास अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी से किया जा सकता है तो जरूर। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। आलमी इदारे एहतियात का मशवरा देते हैं, साथ ही दावों की बजाय रफ्तार को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मामले के बिल्कुल बरक्स चल रहा है, क्योंकि यहाँ फैसले कछुए की रफ्तार से किए जा रहे हैं। आलमी इदारे इस मामले पर हैं और किस तरह रफ्तार को अहमियत देते हैं उसकी झलक आपको दिखाते हैं। The single biggest lesson is speed. Speed is everything. Every day we stop to think about this disease and make decisions, should we do it or we not? This virus will take advantage and almost double the number of cases. You have to move fast. अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को कैसे काबू किया जा सकता है। क्या डॉक्टर्स की मदद की अपील का उलमा और आम अफराद पर असर पड़ेगा? इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर पीमा डॉक्टर आतिफ हफीज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या हुआ कि आज डॉक्टर्स को हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। ज़ाहिर है हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त महसूस की जाती है उसकी ज़रूरत जब कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जिस पे इस किस्म का कोई स्टेटमेंट देना या कोई इस किस्म का बावर कराना ज़रूरी हो, बात जो कि नहायत अहम हो आम आवाम के लिए। देखिए इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो स्टैटिस्टिक्स है हमारे सामने। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोविड पे हमने बात की, तो हमारे पास पहले एक महीने में 1000 मरीज़ होने में 1 महीना लगा, लेकिन हम पिछले 3 दिन में 3000 के करीब मरीज़ जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ये जो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये अगर इसी तेज़ी से बढ़ती रही, और उसके अलावा हमने महसूस किया कि ये उस वक्त से हुआ है जब सूबे सिंध के अंदर जो है वो या लॉकडाउन जो है वो ईज़ आउट हुआ है, तो उसके बाद जो है वो ये फिगर जो है वो एकदम से उसमें जो है वो तेज़ी आई है। तो हमारा मौक़िफ़ यही था कि ये जो फ़िलहाल ज़ाहिर है कि इस जो मर्ज़ है इसको कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं है, कोई इसका फ़ौरी तौर पे इलाज नहीं है, तो इसको जो रोकने का और काबू करने का वाहिद ज़रिया है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। चुनांचे हमारा एम्फेसिस इस बात पे था कि लॉकडाउन जो है वो जो सिंध गवर्नमेंट ने किया था उसको कंटिन्यू रखा जाए ताकि इसके मरीज़ों की तादाद में तेज़ी के साथ इजाफा ना हो सके। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने 6 मुतालबात किए हैं और उनमें से पहला मुतालबा आपने सरकार से किया है कि आप स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करें लॉकडाउन से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सरकार और डॉक्टर्स के माबैन कोई राब्ते का फुकदान है, कोई डायरेक्टली बराह रास्त आपका उनसे राब्ता नहीं हो रहा और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सरकार को ये बात समझाना पड़ी? देखिए बात यह है कि कोई हमारे पास ऐसी अप्रोच तो नहीं किया उन्होंने बराह रास्त, जो भी पीमा है या पीएमए है गवर्नमेंट ने। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक वाज़ेह तरीक़ा है दुनिया भर के अंदर, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं हो पा रहा है और उसके साथ हमारा मकसद दूसरी जो आवाम के तबके हैं उनको भी एड्रेस करना था गवर्नमेंट के साथ साथ, ताकि इस लॉकडाउन में आवाम का ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा कि हुकूमत ने लॉकडाउन भी किया लेकिन आवाम उसको सीरियसली नहीं रह रहे, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है ये मर्ज़। तो इस वजह से हमको ज़रूरत पड़ी कि हम यहाँ पर आएँ, और ज़ाहिर है प्रेस और मीडिया एक बहुत आजकल जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव मीडियम है अपनी बात पहुँचाने के लिए। तो ज़ाहिर है कि इस बात को सरकारी इदारे भी सुनेंगे और अवामुन नास तक भी ये बात पहुँचेगी कि क्यों जो है वो लॉकडाउन ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 14 अप्रैल के बाद जब से मामला को ईज डाउन किया है तो केसेस की तादाद बढ़ रही है, और अब आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कितने केसेस बढ़ सकते हैं, मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? आपका कोई प्रोटेक्टिव मॉडल है जिसकी बेस के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन मजीद सख्त होना चाहिए? देखिए जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं वो तो WHO ने पेश किया है, जिसमें उन्होंने मई के आखिर में और जून के शुरू में जो है या मिड मई के बाद जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की इंडिकेशन जो है वो दी है। और ये मॉडल जो होते हैं वो इसी बुनियाद पर होते हैं। हम जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारा पहला 1 महीना, जब 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था कराची में और पहला इस्लामाबाद के, तो उसके बाद से पहले 1000 लोग होने में
1 महीने लगा, दूसरे 1000 में तकरीबन 10 दिन लगे, तीसरा जो है वो 1 हफ्ते में, और अब जो है वो 3 दिन के अंदर 3000 मरीज़ जो है वो हो सके। देखिए, कोरोना का जो मरीज़ होता है वो एक आदमी एक को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि एक आदमी जाके 10 को करता है और फिर 10 से 100 होता है और इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। तो जाहिर है कि इसकी ग्रोथ जितने ज़्यादा मरीज़ होते जाएंगे उतना हेल्थ सिस्टम पे बर्डन आएगा। हेल्थ सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ का ऑलरेडी वीक है, हमारे पास बेड्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास आईसीयू नहीं है, सबसे बढ़ के हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है इसके लिए, वो रिसोर्सेज हमारे पास ह्यूमन भी नहीं है और जो इक्विपमेंट के हिसाब से वो भी रिसोर्सेज नहीं है कि हम अचानक से किसी बढ़े हुए मर्ज को कर सकें। और उसका नतीजा ये होगा कि ये सारे सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएंगे और मरीज़ों के लिए उनको दाखिल करना, उनको ट्रीट करना एक बहुत मुश्किल मरहला हो जाएगा, जो कि एक अल्लाह ना करे लेकिन एक बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये कहा जा रहा है कि शायद मोर्टालिटी रेट, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि हम लकीली हमारे यहाँ मोर्टालिटी रेट वो नहीं है जो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर देखा गया है, जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही कह सकते हैं आप। तो इस वजह से शायद हमारे लोगों, हम होस्ट मुख्तलिफ हैं, वायरस म्यूटेट करता है और बहुत सारी एजम्पशंस और मिथ्स हो सकती हैं, जिसकी बेस पर हुकूमत ये फील कर रही है कि शायद अब जो सख्तियाँ की गई थी सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से उनको ईज डाउन किया जा सकता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत गलती पर है? देखिए, हुकूमत उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और वो अपनी जो उनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके हिसाब से फ़ैसले करती हैं। हम तो डॉक्टर्स हैं और हमने ज़ाहिर है कि ये कोई किसी एक नुमाइंदा तंजीम में सारी डॉक्टर्स की मौजूद थी और जो बहुत एलीट क्लास है डॉक्टर्स की, वो भी उसके अंदर मौजूद थी, जो मर्ज़ को, जो इसको बराह रास्त डील कर रहे हैं कोविड को। और हम ये देख रहे हैं कि इसको करने से सारी दुनिया में देखें, इसकी बचत का एक ही रास्ता है कि लॉकडाउन किया जाए। सारी दुनिया इस वक्त इसी की तरफ जा रही है और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि इसमें जो है वो तेज़ी से इजाफा होगा। अगर मोर्टेलिटी रेट कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आज हमारे पास 200 से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास तादाद जो है वो 9000 के करीब है। अब आप हिसाब से लगा लें कि अगर ये 50,000 हो जाते हैं लोग तो उसके बाद मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, और हमारे पास अवेलेबल वेंटिलेटर्स की तादाद क्या है, हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या हैं जहां हम मरीज़ों को जो है वो दाखिल कर सकें। तो जब तक हम इस लेवल पर ये नहीं हम कहते कि ये ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे। लॉकडाउन से होगा ये कि ये कर्व फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने से मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक हफ़्ते में 10,000 मरीज़ आते हैं तो उनको अकोमोडेट करना किसी भी अस्पताल और किसी भी हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये 10,000 लोग 3 महीने में आते हैं तो उनको आसानी से अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर ये तय तो करना पड़ेगा कि लॉकडाउन आखिर कितने दिन तक करना पड़ेगा, क्योंकि येल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की एक तहकीक है सर, एक रिसर्च है, और उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को शायद कोरोना से इतना खतरा नहीं है जितना लॉकडाउन से और इसके माशी चैलेंजेस से खतरात दरपेश हो सकते हैं। तो आप क्या इससे एग्री नहीं करते हो? फिर लॉकडाउन भी तो एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए, टाइमलाइन के लिए होना चाहिए, क्योंकि ताजर कम्युनिटी भी इस पर प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इतना गलत भी नहीं है। ज़ाहिर है इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है, जो माशी प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह हैं, हम भी उस पहलू को देख रहे हैं। लेकिन देखें, ज़ाहिर है कि जो हमारा मखसूस हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कितने लोगों की तादाद बीमार होगी, और इस बीमारी के साथ आप ये भी देखें, और ये चीज़ भी आ रही है कि जो कोविड की वजह से जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनका इलाज भी मुतासिर हो रहा है। हम कितने दिन इस तरीके से चल सकते हैं कि हम किसी भी मरीज़ को ये मना कर दें कि जी जब तक आपका कोरोना टेस्ट नहीं होगा हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, या जो नॉर्मल रूटीन होने वाले ऑपरेशंस हैं या जो पेशेंट्स को हम कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उनको भी हम ट्रीट करने में किसी भी हॉस्पिटल को या हेल्थ केयर सिस्टम को कबाहत हो। तो ये लॉकडाउन तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक होना चाहिए जब तक कि इसके नंबर्स का एक फ्लैट कर्व ना आ जाए और इसके नंबर्स डिक्रीज़ होना ना शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर सिद्दीकी, साबिक सदर पीवा, हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन उस वक्त तक होना चाहिए जब तक कर्व फ्लैट ना हो जाए और नंबर्स कम ना होना शुरू हो जाए। उससे पहले हमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस पर बिल्कुल नरमी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। बहरकैफ इस पर ताजर कम्युनिटी की अपनी राय है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरपर्सन इस वक्त जमील अहमद पराचा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त के लिए। आज डॉक्टर्स ने हाथ जोड़कर ताजर कम्युनिटी से मुतालबा किया है कि खुदारा कोरोना क्राइसिस को संजीदगी से लें, लेकिन ताजर इस बात पर मुसर है कि यकुम रमजानुल मुबारक से वो अपनी दुकानें खोल लेंगे। क्या ताजरों को इस मामले की संगीनी का, हसासियत का अंदाजा नहीं है पराचा साहब?
जी, हमें इस मामले की संगीनियत का भी अंदाज़ा है और हमें ये भी अंदाज़ा है कि हमें अपनी जानों की भी फ़िक्र है, दूसरों की भी जानों की फ़िक्र है, लेकिन उस चीज़ को कहाँ लेके जाएं कि 1 महीना 5 दिन में हुकूमत ने कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया कि ताजिरों को कोई कंपनसेट किया जाता या ताजिरों के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती जिससे बिलासूदी कर्जे दिलाए जाते। अब तक कोई चीज़ नहीं बनाई गई। क्या छोटे ताजिर के पास, मेरा भी ये सवाल है कि इतना सरमाया होता है कि वो इतना ज़्यादा सरवाइव कर जाए? ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि वज़ीर आला साहब हमें हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना दें कि हमें 1 महीने के लिए मज़ीद घर पे बिठा दें, तो हम तैयार हैं मज़ीद घर पे बैठने के लिए, लेकिन उन ताजिरों की भूख तो मिटा दें जो ताजिर भूखा मर रहा है। उन ताजिरों को कुछ ऐसा उनके लिए एहसास कर लें जो ताजिर परेशानी के हाल में अब घरों को निकल चुके हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ घरों से निकल चुके हैं। उनके घरों में आप यकीन करें खाने को कुछ भी नहीं है, उनके पास राशन खत्म हो चुके हैं। राजा साहब, आज आपने डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि पिछले 1 माह के अंदर शायद भूख से तो कोई नहीं मरा होगा, लेकिन कोरोना से बहुत सारे लोग मर गए। देखें, बात यह है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आना भी एक अजीब सी बात मुझे नज़र आ रही है कि हुकूमत हमारे साथ क्या करना चाहती है। ऐसा करें, हमें कोई जहर दिलवा दें, वो जहर मैं अपने ताजिरों में बांट देता हूँ ताकि एक ही दिन की बात होगी, एक ही दिन में सब मर जाएं तो बेहतर होगा। ये तड़प के और तरस के मरना हम किस तरह से बर्दाश्त करें अपने ताजिरों का, मुझे ये बात समझाई जाए। वज़ीर आला साहब ने जो हमसे बात की थी कि 3 से 6 दिन में मरहलावार दुकानें खुलवा देंगे, उनका वादा कहाँ गया? आज 7 रोज़ गुजर चुके हैं। वज़ीर आला साहब क्यों खामोश बैठे हुए हैं? वज़ीर आला साहब, हमें अगर आप चाहें हमें फांसी पे चढ़ा दें, हमें जहर दे दें, हमें आप कोई और सज़ा दे दें, हम हर चीज़ भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे हमारे ताजिरों की भूख नहीं देखी जाती, हमसे हमारे ताजिरों के वो हालात नहीं देखे जाते जो इस वक्त दरपेश हैं। उनकी फैमिलीज रोती हुई आ रही हैं। आप लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा? आप अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर आएँ, अपने एयर कंडीशन कमरों से, अपने नरम बिस्तर छोड़ के बाहर आए, जब आपको एहसास होगा कि क्या गुजर रही है इस कौम पे, क्या गुजर रही है ताजिरों पे, क्या इनके हालात थे और क्या आपने हालात कर दिए। 1 महीना 5 दिन से आप पूछ ही नहीं रहे, आपने बिल्कुल ये कोशिश ही नहीं की कि आपके कोई वज़रा आप निकल के पूछते। जिस दिन से हमारी मीटिंग हुई है उस दिन के बाद से लेके आज तक आपके वज़रा फ़ोन नहीं उठाते। ये सिंसियरिटी है आपकी। बिल्कुल ठीक है। कोरोना से आज हुकूमती नुमाइंदों से आपके मुज़ाकरात भी हुए और उनमें मामला क्या तय पाए? मुज़ाकरात में क्या हुआ? आपके मुतालिबात क्या थे और उनकी तरफ से क्या कहा थे कि आप एसओपीज बनवा दें, एसओपीज बनवा के हमें आगे दे दें, हम वफाक से कहेंगे। आप बताएं, वफाक कह रही है सूबों का इस्तेकाक है, सूबा कह रहे हैं हम वफाक से इजाज़त ले लें। हम इसको कहाँ समझे बात को? और आज ये नई चीज़ हमें सुनाई जा रही है, तो हम उस चीज़ को कहाँ लेके जाएं? हमें मुझे बताएं। हम क्या उन लोगों को जहर दे दें जो हमारे पास आ रहे हैं? झुंड दर झुंड लोग हमारे पास आ रहे हैं, फिर ऊपर से हमारे कुछ ताजिरों ने तंग आके दुकानें खोली, उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनकी दुकानें सील कर दी। ये कौन सा तरीक़ेकार है? बिल्कुल ठीक है। प्राचा साहब, अब सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस वज़ा की गई थी हुकूमत की जानिब से। हुकूमत सिंध ने तो बड़ा सख्त लॉकडाउन किया, लेकिन आपने देखा कि 14 अप्रैल के बाद इस लॉकडाउन में कुछ नरमी भी आई और लोगों का जो रवैया रहा है, रद्द-ए-अमल, वो भी कोई बहुत ज्यादा संजीदा नहीं रहा है। इस वक्त डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि पिछले 4 दिनों के अंदर ये जो केसेस हैं वो डबल हुए हैं, इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे वक्त में जब हमें लॉकडाउन मजीद सख्त करना चाहिए था, हुकूमत ने तो वफाकी हुकूमत ने नरमी की है लॉकडाउन के अंदर। देखें, हुकूमत सिंध ने सबसे पहले 1 हफ्ता कबल हमें बंद करा दिया, हमें किसी चीज़ की मोहलत भी नहीं मिली कि आप कुछ अपना बंदोबस्त कर लो। हम 4 दिन बाद या 8 दिन बाद ये बंद कर रहे हैं। हमें तो कहा कल से आप ये दुकानें बंद कर दें। उससे पहले पूरा पाकिस्तान उस वक्त खुला हुआ था। आज भी देख लें, पंजाब में हर तरफ, खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें खुल चुकी हैं बहुत सारी, लेकिन सिर्फ अगर पाबंदी है, अगर सबसे ज़्यादा कोरोना है तो वो कराची के अंदर है, सबसे ज़्यादा कोरोना है तो वो सिंध के अंदर है। हमें इस बात का जवाब दिया जाए, क्या कोरोना से तो आप हमें बचा रहे हैं, क्या उन लोगों को उस चीज़ से बचा सकते हैं जिस चीज़ पे मुब्तला हो चुके हैं वो लोग? आपने वादा किया हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, आपने वादा किया हम घर घर पैसे पहुंचाएंगे। कौन से घर में राशन पहुंचाया? कौन से घर में पैसे पहुंचाएं? कौन से ताजिर के पास आप पैसे लेके पहुंचे? कौन से घर ताजिर के पास आप राशन लेके पहुंचे? एक ताजिर का नाम बताएं मुझे।
गलत बयानियों से ये काम अब नहीं चलेगा। तो पराचा साहब, आपकी हिकमत अमली क्या है? यकुम रमजानुल मुबारक से आप तमाम तर दुकानें खोलने जा रहे हैं, ये बात जानते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस के ऊपर अमल करना कितना जरूरी है, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कितना जरूरी है, डॉक्टर कह रहे हैं संजीदगी से इसको लेना होगा, ये जानने के बावजूद आप यकुम रमजानुल मुबारक को दुकानें खोलने जा रहे हैं पराचा साहब? देखें, 2 दिन का मौका हमने दिया हुकूमत को कि 2 दिन के अंदर अंदर आप जो है SOPs बना लें। SOPs के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप आप बता दें, जिस तरह से आप बनाएंगे अपनी SOPs उस तरह से हम दुकानें खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हमें 2 दिन के अंदर अंदर बता दें। अब हमारी सख्त नहीं रही है, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा कि हम इस चीज़ को आगे बर्दाश्त कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप यकुम रमजानुल मुबारक को तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ जी। और अगर केसेस बढ़ते हैं, अब बात होती है या प्रॉब्लम आती है, जैसे डॉक्टर्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्टिव मॉडल ये बता रहा है, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है पराचा साहब? रिस्पॉन्सिबल तो ये गवर्नमेंट ही होगी, सिंध गवर्नमेंट होगी पूरी रिस्पॉन्सिबल। 1 महीना 5 दिन में आपने क्या किया? 1 महीना 5 दिन में केसेस बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। 1 महीना 5 दिन में आपने हमें बंद करके केसेस बढ़ाए हैं, कोई कम नहीं हुए केसेस कम हो रहे जा रहे होते तो हम कहते और हम मर जाएं भूख से, कोई बात नहीं है, हम अंदर बैठ जाएं ताकि जो है ना ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं, ये आप हमें दिन ब दिन बता रहे हैं ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कब तक हम लॉकडाउन में बैठेंगे? हमारे घरों पे खाने को नहीं है, हम कसम खा के कहते हैं हमारे घर पे खानों को नहीं है। ये पोजीशन आ गई है हमारे छोटे ताजिरों की। इससे ज़्यादा हम क्या करें? हुकूमत वक्त का काम था कि आप हमें इतने दिन में कुछ ना कुछ पॉलिसी बना के स्टेट बैंक से या किसी और तरीके से हमें कंपनसेट कर देते या हमें आसान अकसात में कर्जे दे देते। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं किया। जब आपने ये नहीं किया तो तमाम तर जिम्मेदारी बाहर निकलने की लोगों पे आप पे आयद होती है, आप इसके पूरे जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद पराचा आपका। जमील अहमद पराचा हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि हमने हुकूमत से वक्त मांगा है कि वो 2 रोज़ के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस या फिर SOPs वज़ा कर लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम यकुम रमज़ान से अपने कारोबार खोलने के लिए जा रहे हैं। पारकैफ यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि गुमराह करने वाला पकड़ा गया मगर फ़ायदा उठाने वाले काबीना में क्यों मौजूद है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। चीनी आटा बहरान की फोरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी का सिलसिला जारी है और ऐसे में वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर पर चीनी स्कैंडल तहकीकात के हवाले से हसास मालूमात वफाकी वजीर बराए इक्तसादी उमूर खुसरो बख्तियार और एक निजी शख्सियत को देने का इल्ज़ाम है। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा को हटाने के लिए कमीशन की जानिब से वजारत दाखिला को मरासला इरसाल किया गया था, जिसमें उनको मुअत्तल करने की वजह उनकी कारकर्दगी बताई गई है। मरासले में सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा की साख पर भी सवालात उठाए गए हैं। इस मामले पर वजारत दाखिला ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि गुमराह करने वाले फर्द को तो सजा दी जा चुकी है, क्या फ़ायदा उठाने वाले अफराद को काबीना से हटाया नहीं जाना चाहिए? क्या सज्जाद बाजवा को सिर्फ ओहदे से हटा देना ही काफ़ी है? क्या इस मुअत्तली से कमीशन की कारकर्दगी नहीं होगी? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। थैंक यू। आटा चीनी तहकीकात हो रही है सर, फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार होनी है, 25 को वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। आज वफाकी तहकीकाती इदारे के एक आम अफसर को मुअत्तल कर दिया गया कि इन्फॉर्मेशन लीक हो रही थी और एक अहम शख्सियत के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही थी। क्या मुअत्तली काफ़ी है? अफसर को अपने ओहदे से हटा देना काफ़ी है? दैट्स इट। बहुत शुक्रिया आपका। इस पर हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं। आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि ये जो रिपोर्ट धक्के खा रही है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी को स्केप गोट बना के और जो असल बंदे हैं जिनके खिलाफ असल चार्जशीट है उनको क्लीन सर्टिफिकेट देने की तैयारी की जाए। ये मैं आपको कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये जो मलबा डाला गया है असिस्टेंट डायरेक्टर पर FIA के कि जी वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, अल्टीमेटली ये आएगा कि जी वो जो सारी इन्फॉर्मेशन जिस पर वो रिपोर्ट बेस्ड है वो इसी ने लीक की थी और वो सारी गलत थी, एंड देयर यू आर। ये आसान काम नहीं है। अब इनको पता होना चाहिए कि जितना ये हाईलाइट हो चुका है, ऑलरेडी हाइप क्रिएट हो चुकी है इसकी, इस रिपोर्ट से इतनी आसानी से जानने में आप समझते हैं कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? एब्सोल्युटली। देखें, मैं आपको मुझे 1 मिनट अगर दे देंगे, एक रिपोर्ट बनी, कमीशन बना था, उसमें उसने इल्ज़ामात नहीं लगाए थे, चार्जशीट थी कि इसने इतने पैसे लिए, इसने इतने पैसे लिए, इसने इतने पैसे लिए, बाकायदा प्रिसाइसली अमाउंट्स बताए हुए थे।
आपने उसको फिर भेज दिया FIA के पास, और उससे पहले कि वो FIA के पास जाए आप अपनी मर्जी के वाजिद ज़िया साहब को रेलवे से हटा के डायरेक्टर बना दिए, डायरेक्टर जनरल आपने FIA का। तो क्या मकसद था उसका? जब उससे भी कुछ ना बन सका तो फिर आपने फोरेंसिक ऑडिट के लिए भेज दी। जब इससे भी नहीं हो रहा तो अब नैब जाग गई है अचानक। आप मुझे बताइए क्या तमाशा हो रहा है? साहब आप कह रहे हैं कि चार्जशीट पेश की, उनमें उन अफसरान के नाम भी थे जिन पर वो एलिगेशंस हैं, जिनके खिलाफ कहा गया कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। अब जब नाम हैं, वही तमाम तर लोग तो काबीना के इजलासों में भी बैठते हैं, वफाकी काबीना के इजलास होते हैं, वो लोग बैठे होते हैं। वो आटा चीनी की तहकीकात हो या फिर बिजली स्कैंडल मंजर यहाँ पर आए, तकरीबन मिलते जुलते लोग हैं। वही लोग आटा चीनी में भी है, वही बिजली के अंदर भी, और वो काबीना के इजलास में बैठे। यार मेरा इशू और है, मेरा इशू ये है कि ये चोर 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 डाकू 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 कह के जूम कंटेनर से शुरू हुए और हलफ उठाने तक चोर 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 हमने सुना। मैं भी थोड़ी सी उम्मीद दिल में पैदा हुई कि मुमकिन है यार ये आके बनी जाए, साथ बन जाएं और चोरों को पकड़ लें। पता चला ये तो उनसे बहुत बड़े चोर हैं। इसलिए कि आप ये देखिए कि जिस पर इल्ज़ाम लगता था कम से कम साइड ट्रैक तो हो जाता था ना। यहाँ तो इंतहाई डिटाई से फेडरल कैबिनेट के अरकान हैं, मशीरान हैं, मुआवनीन खुसूसी हैं। मुझे आप ये बताइए इस तरह कभी हुआ है? ये तो अली बाबा 40 चोर हैं। ये तो मैं बिल्कुल आपको कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि जितने इनके अंदर बड़े बड़े चोर हैं, इनकी तो चोरियों का अभी ज़रा ठहर जाएं आप। अभी ये IPP को खुलने तो देना। ये अभी IPPs का जो किस्सा है आप भूल जाएंगे पुरानी चोरियां सारी। और जब आपको याद होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था अगर आप करप्शन को एलिविएट करना चाहते हैं तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म करें, मफादात का टकराव जिन लोगों का है उनको अपने उहदों से हटा दें। तो यहाँ पर जब बिजली का स्कैंडल सामने आता है तो आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता? IPPs का मामला जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ IPP नजर आ रहा है? आपको आटा चीनी भूल गया? आटा चीनी बहुत उसमें भी तो हुकूमत के लोग थे, वज़ुराए हैं। उसमें भी इम्पोर्टेंट ओहदेदार, खुसरो बख्तियार मिनिस्टर नहीं है, रज़ाक दाऊद मिनिस्टर नहीं है। तो ये तो अब मुझे ये पता चला कि PTI की हुकूमत का मतलब ये है कि आप आके ऑर्गेनाइज तरीके से लीगलाइज्ड करप्शन करें। उन्होंने करप्शन को लीगलाइज कर दिया है। देखें जितने भी चोर इनके छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, नैबिये जो 65 के करीब हैं, जो पिछली हुकूमतों में जब उनका हिस्सा थे तो इनके नज़दीक चोर और डाकू थे, अब जो कि इनकी बगले में आ गए हैं इसलिए वो ड्राई क्लीन हो गए। तो इमरान खान साहब ने इस मुल्क में सबसे बड़ी ड्राई क्लीनिंग प्रोजेक्ट जो है वो लगाया है, जिसमें लोगों की सुबह से शाम तक धुलाई हो रही है। सर असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, वफाकी हुकूमत का नैरेटिव ये है कि 25 तारीख तो आने दें, आप फोरेंसिक रिपोर्ट तो सामने आए, हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आपने तारीख में नहीं देखी होगी। क्या इस तमाम तर कार्रवाई की ये जो फिल्म आज चली है इसका कमीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? और आपको लगता है कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी 25 अप्रैल को, उसमें वही लोग होंगे जो असल जो पसे पर्दा मुहरकात है? देखें, एक तो ये बात आप तय कर लें कि वो जो चार्जशीट है उनके खिलाफ वो इतनी घिनौनी और इतनी खौफनाक है कि ये उनके बस में शायद ना हो कि उसको बिल्कुल ड्राई क्लीन कर दें। उसको टेम डाउन करने की कोशिश करेंगे ये, और बहुत भूंडी कोशिश करेंगे। बहुत लान तान इनके ऊपर होगी, पूरे मीडिया में भी, नेशनल मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी। जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये है कि आप कौन सी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब? 3 रिपोर्टें तो आ चुकी ना, पहले एक कमिशन बना, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट सब क्रेडिट है ना, उन्होंने रिपोर्ट कोई क्रेडिट नहीं है खुदा के लिए। वो लीक हो गई थी मीडिया को उनसे एक दिन पहले। जो बिजली स्कैंडल है, IPPs वाला मामला, एब्सोल्युटली दोनों रिपोर्टें लीक हुई हुई हैं, इनका कोई क्रेडिट नहीं है इनको रिलीज करने का। इसका क्रेडिट लेती है कि चारा कोई नहीं था इनके पास, चारा कोई नहीं था, इसलिए कि दोनों रिपोर्ट्स लीक हो गई थी। जिसके ऊपर मलबा पड़ा है उसका कसूर अगर सही तौर पर निकलेगा तो वही है कि इसने रिपोर्ट दी मीडिया को। रिपोर्टें दोनों लीक हो गई थी, इनके पास कोई चारा नहीं था, वरना हमें पता ही ना चलता कि क्या हुआ है। व्हाट डू यू थिंक कि 25 अप्रैल को जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ रही है उस पर क्या होगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या है सर? मुझे ये शक है, मुझे ये शुबा है कि ये उसको ड्राई क्लीन प्रोजेक्ट जो इमरान खान साहब का उसमें क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ये करी तब भी गले पड़ेगी, ना हुई ना कर सका कोई तब भी इनके गले पड़ेगी, और IPPs इनका जनाजा निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी वो क्या कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया है और सब कुछ आया है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज ज़मीन का दिन है, अर्थ डे कैसे बनाया जा रहा है और किस तरह कोरोना वायरस ख़ास तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ को बदल रहा है, मामला क्या हो रहा है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। मारूफ समाजी कारकुन फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद मुल्क में चहमगोइयां जारी थी कि क्या वजीर आजम पाकिस्तान को भी कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उनकी मुलाकात फैसल ईदी से हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वाजे किया कि वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। आज उनका सैंपल लिया गया और मस्बत बात यह है, अच्छी खबर यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। बड़ी अहम बात है, क्योंकि इसके बाद यह भी सवाल उठाया जा रहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान खुदा न खास्ता क्वारंटाइन में चले जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो उसके बाद मुल्क की मामलात कौन देखेगा। आज वजीर आजम पाकिस्तान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक तो इजहार मजम्मत किया है, क्योंकि अमरीका इस वक्त कोरोना से बहुत ज़्यादा मुतासर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हज़ारों अमवात हो चुकी हैं, लाखों अफराद उससे मुतासर हुए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से इजहार मजम्मत किया गया सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जबकि डोनाल्ड ट्रंप से वजीर आजम पाकिस्तान को एक पेशकश की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग की इस्तेदाद कार उतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान को टेस्टिंग किट्स मुहैया करने जा रहे हैं, जो एक और अच्छी खबर है, एक और मस्बत खबर है। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान को टेस्टिंग के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, तो अगर अमेरिका की जानिब से हमें ये इमदाद मिल जाती है तो शायद मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं। बारकैफ ये दो अच्छी खबरें हैं और इसके बाद बढ़ते हैं। आज ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है। इस दिन का आगाज़ आज से 50 बरस कबल किया गया था, जिसका मकसद कुर्रा अर्ज़ को ज़िंदगी के लिए महफूज बनाना है। लेकिन इन 50 वर्षों में इंसान ने मजीद तरक्की की, कामयाबी की नई राहें तलाश की, और यही तरक्की, खुशहाली और कामयाबी माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने लगी। इस वक्त जहां दुनिया कोरोना वबा को लेकर परेशान है, वहीं माहौलियाती आलूदगी इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। गुज़श्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इंकशाफ किया गया कि माहौलियाती आलूदगी से हर साल 70 लाख से ज़ायद अफराद मौत के मुँह में चले जाते हैं, जबकि आलमी मईशत को सालाना 50 खरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। यही नहीं, बल्कि सिर्फ आबी आलूदगी और इसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों के बायस सालाना 14 लाख इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। अब इंसान कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिशें कर रहा है। माहिरीन सेहत इस वायरस से बचाव के लिए सर जोड़े बैठे हैं। अगले चंद हफ्तों में इंसान से वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार कर लेगा, लेकिन आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा इंसानी जिंदगियां निगलने वाली इस वबा को कंट्रोल करने के लिए कब कोशिशें की जाएंगी। अगर कोरोना वायरस से मरने वालों की अमवात का जायजा लिया जाए तो ये अफराद पहले से ही ऐसी बीमारियों का शिकार है जो किसी न किसी तरह माहौलियाती तगय्युर से पैदा हुई हैं। अब यूं कह लें कि इंसान तरक्की के नाम पर खुद अपने मौत का सामान तैयार कर रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर माहौलियाती तबाही का यह सिलसिला जारी रहा तो अगले 30 सालों यानी 2050 तक मौत की सबसे बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी होगी। अब आज ज़मीन का आलमी दिन है। ये दिन अपनी धरती से अहद वफा निभाने का दिन है। इस धरती से जिसकी छाती पर इंसान कोयला सुलगाकर खुद भी जल रहा है और इसे भी तकलीफ पहुंचा रहा है, जिसकी मिट्टी में इंसान बीज बोता है और इस ज़मीन की कोख से पौधे उगते हैं। ये पौधे इंसान की ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। आइए आज अहद करें कि हम इस कुर्रा अर्ज़ की मरम्मत करेंगे, इसके गिर्द मौजूद ओजोन की हिफाजती तय को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अपनी ज़मीन से वादा करें कि इसके सीने पर अब आग नहीं जलने देंगे, बल्कि यहाँ फूल खिलाएंगे। धुएं की बजाय यहाँ फूलों की खुशबू महकेगी। इस लॉकडाउन को ज़मीन की मरम्मत का जरिया बनाएं। इसे महफूज बनाने के लिए इक़दाम करें। किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ दें, जंगलात का रकबा बढ़ाएं, तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए इस्तेमाल करें, ज़मीन को बंजर और आलूदा होने से बचाएं। मादूम होती आबी मखलूक़ात, जानवरों और परिंदों के मसाकिन को महफूज बनाएं। अगर आज धरती को महफूज ना बनाया तो हमारी नस्लें इसका खिराज अदा करेंगी। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल।